नमस्कार जन टीवी, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के मतदान पर और साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों के निशाने पर रहे। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के लिए अस्मिता का सवाल है। हालांकि ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है और हर राजनीतिक दल अपनी ताकत लगाता है, लेकिन विश्लेषकों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री लगातार रोड शो करना और अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन तक बने रहना, ये कई चीजों के लिए सवाल खड़े करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी जैसे उनके शनिवार को जुलूस को लेकर के अभी भी मायावती ने निशाना साधा है कि उन्हें परमिशन नहीं थी, बावजूद उसके उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। यह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। खैर चलिए, नेताओं की जुबानी अंतिम चरण के लिए कौन क्या करे जरा सुनिए और फिर लौटते हैं हमारे पैनल पर। इस प्रकार से हमने पूरा रोड मैप बनाया है हिंदुस्तान के किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए। एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं और उस ठोस कदम का परिणाम यह है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक, उसकी आय डबल होगी, 2 गुना होगी। बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना, देखिए आपने, दिल वाले दुल्हनिया, अलग अलग पिक्चरें बनती है। 2014 में मोदी जी ने पिक्चर बनाई थी अच्छे दिन वाली। अब 4 दिन से देखिए मोदी जी की पिक्चर में एक्टर भी मोदी, एक्ट्रेस भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, कैमरा भी मोदी, हमारी बुआ से सावधान है ना, बीजेपी से कभी भी समझौता और रक्षाबंधन बना सकती हैं। इसलिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव, जहां विधायक चुनने का है वहीं सरकार बनाने का भी है। हम अपने साथियों से कहेंगे, बताओ ये चुनाव श्रद्धा यादव जी का तो है ही, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है? तो हमारी मदद करोगे कि नहीं, बताओ। कि सारे हथकंडे फेल हो गए हैं, तो ये इनका आखिरी हथकंडा था। इन दोनों ने जब देखा कि इनका राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है, तो इसको देखकर फिर इन्होंने अपना आखिरी जो हथकंडा था, तीर था इनका, तो आखिरी हथकंडे के तौर पर किस्म किस्म की नाटकबाजी करके इस चुनाव को सांप्रदायिक व धार्मिक रंग देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी को 30 बार, आज तीसरी बार रोड शो करने निकलना पड़ रहा है, तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार तो 100% बन ही रही है। और जहां हम 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है, वहीं हमने अपने बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया है और साथ में आने वाले समय में हर गरीब परिवार के घर में एक स्मार्टफोन पहुंचाने का भी काम करेंगे। और ये स्मार्टफोन हम लोग इसलिए देना चाहते हैं कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त कैसे हो। तो दावे अपने अपने आपने सुना। नेताओं को अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और इसी के साथ नेताओं की रैलियों का तूफान भी थम चुका है। अब केवल और केवल प्रत्याशी घर जाकर के संपर्क कर सकते हैं या अपने कार्यकर्ताओं के साथ वोटिंग कराने की रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा उत्साह पैदा नहीं कर रहा है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए, ताकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही जहां मतदान होगा वहां पे आउटर्स को मेरे ख्याल में 5 बजे तक वो विधानसभा क्षेत्र छोड़ने के लिए कह दिया गया था। आप वहां से कूच कर जाइए और केवल अब वहां के लोकल लोग ही बच सकते हैं, वहां रह सकते हैं, वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। प्रचार इस मायने में कि आप ज्यादा से ज्यादा बूथ पर कार्यकर्ताओं की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके जैसे डोर कैंपेनिंग जो होती है, कन्विंस होता है कि आप वोट डालें, लेकिन ये नहीं कि आप झुंड के अंदर प्रचार कर सकते। कार्यकर्ता घर घर जाके पर्ची बांट सकते हैं, चर्चा कर सकते। खैर, एक लंबा अंतराल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए रहा और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के मतदान के साथ साथ उसकी काउंटिंग पर भी टिकी हुई है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अब मणिपुर के आखिरी चरण
2 ही चरणों में मणिपुर में हुआ और उत्तर प्रदेश के भी आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। और आपने सुना, नरेंद्र मोदी जी सबको 2022 तक आवाज देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन तरीका कैसे होगा वो नहीं बता रहे हैं। अखिलेश यादव भुआ से सावधान रहने की बात कर रहे हैं कि वो पता नहीं बीजेपी से कब रक्षाबंधन बना बैठे। आप लोग सचेत रहिए। माफ करिएगा, मायावती कह रही है कि गुरु और चेले दोनों को लगा कि राजनीतिक संकट अस्तित्व का सवाल है, बनारस में ही रहना उचित होगा। वो उनका निशाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ है। डिंपल यादव कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इस तरह से 3 दिन तक बनारस में टिके रहना साबित करता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। खैर, जैसे मैंने कहा कि अपने अपने दावे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को एक्टर, एक्ट्रेस, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर सब कुछ बता रहे हैं कि वो फिल्म बॉलीवुड की जिसके सब कुछ करता धरता नरेंद्र मोदी हैं। खैर, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आलोक भारद्वाज भाजपा नेता हैं, विनोद यादव साहब समाजवादी पार्टी नेता हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर गिरिराज गर्ग साहब हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी साहब आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, स्लम फ्री करेंगे, सबको मकान देंगे, और ये बात सही है कि पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये बात कई बार कह चुके हैं, ये बात 2022 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती, सबने सवाल खड़ा किया कि चुनाव 2019 में होगा, तो मोदी साहब ऐसे क्या थाल ठोक सकते हैं कि 2022 तक वो ये सब कुछ कर देंगे। फिर एक बार आम मतदाता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये आरोप है उनका प्रतिपक्ष का। देखिए युगेंद्र जी, प्रतिपक्ष का आरोप, जिसका काम ही आरोप लगाना है, वो तो आप अच्छा करो, कितना भी बेहतर करो, जिसको आरोप लगाना है वो सिर्फ आरोप ही लगाते रहेंगे और तो कुछ सीखा नहीं। कभी जनता के लिए काम नहीं किया। अभी जितने इनको जनता ने शासन सौंपा तो ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ सोचते, ये नहीं, बस सिर्फ नुक्ताचीनी करने वाली जो परंपरा है उसको निभाती हुई दोनों पार्टियां चल रही हैं। ये सारी जनता आप समझ चुकी है। अब बात आते हैं तो आप निश्चित रहे कि मोदी जी ने अगर 2022 का, उन्होंने 2019 नहीं कहा, 22 क्यों कहा? पर ठीक है, जो हर कार्य की एक सीमा होती है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं उस पर कार्य शुरू कर चुका हूं और करेंगे। और आपको इतना बता दूं कि मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा योगेंद्र जी की सारी जनता ये जानती है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा और नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में देश के विकास के साथ ही अब उत्तर प्रदेश के विकास का काफिला भी चल पड़ेगा। यही सच्चाई है। आप ये देखिए, चुनाव का रिजल्ट सब कुछ बता देगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। आज हमने देखा, आप ये देखिए कि राहुल गांधी के भाषण में अभी हमने खुद ने, आपने ही सुनवाया, मैंने देखा कि वो बार बार एक ही शब्द को ले रहे, नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी ये है। क्या हुआ? मतलब उसके जिस उनके दिमाग में भी एक ही शब्द है, नरेंद्र मोदी। देखिए, सब कुछ होता है, भगवान उनके मुंह से भी बार बार नरेंद्र मोदी का नाम ही निकलवा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि मोदी जी में काबिलियत है और मोदी जी जब आएंगे, मोदी जी का जो निर्देशन है उसके अनुसार जब सरकार बनेगी, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में से जितने भी आज तक जो भी उत्तर प्रदेश का हाल हो रहा था वो एकदम से बदलेगा। जितने भी हैं सबको आगे पीछे करा जाएगा। जो भी बेईमान है, जो भी नाकार आए, उनको सबको बर्फ में लगाया जाएगा। केवल जनता का हित सर्वोपरि रखा जाएगा, जनता को आगे लाया जाएगा। क्योंकि जब जनसेवक है तो जनसेवक ही लगाएंगे कि वहां के नेताओं को बर्फ में लगाएंगे। किसको बर्फ में? योगेंद्र जी, नेताओं को नहीं, जो भी अपराधी है, जो अपराध के नेता बनकर अपराधी जो नेतागिरी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब गैर जमानती वारंट दिए हैं एक मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, आपको भी पता है, पूरी जनता को पता है, लेकिन आज तक उस कैबिनेट मंत्री का ना तो कभी उनके मुख्यमंत्री ने ठीक है सभा में कह दिया कि नहीं उनको ये कर देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने इस्तीफा लिया है, आपने बर्खास्त किया जब कोर्ट के, जब वहां पे गैर जमानती वारंट है, जमानती वारंट पे नहीं है। आलोक जी, ये बात अखिलेश कह चुके हैं और कह नहीं चुके हैं। आपको मालूम होगा कि गायत्री प्रजापति की मुलायम सिंह के दबाव से वापसी हुई है। अखिलेश देखिए, हाँ, तो बात वही हो रही है ना योगेंद्र जी, दबाव वाली बात पे आ रहे हैं ना। कोई दबाव, मतलब पिता पुत्र, आप राजनीति में शब्द भी कैसे कैसे वो लोग लेके आ रहे हैं। बुआ, बुआ हमारे यहाँ पे सम्मान का शब्द होता है, जो बुआ होती है वो सम्मान का शब्द होता है, लेकिन उस शब्द का कैसे इस्तेमाल हो रहा है सारी जनता को जानती है, सारी जनता सुन रही है कि हर बात में वो कह कि हमारी बुआ ये कर लेगी। एक तो अपने बुआ का, उसी बुआ के साथ में, बुआ मतलब मेरे पिता की बहन, उसका सम्मान होना चाहिए। और उस बुआ के साथ ही क्या कृत्य किया गया था जिसको बुआ कह रहे हैं, आपको सबको पता है कि पहली पुरानी घटना हो चुकी। मैं जनता को याद दिला दूं कि उन्हीं के साथ में कैसा दुर्व्यवहार इन्हीं लोगों ने जब किया था, जो कैसी घटनाएं हुई थी वो सबको पता है। उसके बारे में अगर मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जनता सब समझती है कि क्या किया गया था और किस तरह की ये बखानबाजी कर रहे हैं। आप 11 मार्च का इंतजार कीजिए, सबको सामने आ जाएगा। आप देखिए, सरकार भाजपा की ही बनेगी और उसके बाद में ये जितने भी
अवांछनीय तत्व है, असामाजिक तत्व है, अराजक तत्व है, इनको सबको इनका जो निर्धारित स्थान है जेल उसकी हवा खिलाई जाएगी, ये तय हो चुका है और ये होकर रहेगा। चलिए, गिरिराज गर्ग साहब हैं हमारे साथ में और विनोद यादव साहब भी। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काफी ताल ठोक रहे हैं आलोक भारद्वाज, आपने सुना, और भारद्वाज साहब भी वही बात कर रहे हैं जो पार्टी की लीडरशिप, क्योंकि हम कोसों दूर बैठ करके वहां के परिस्थितियों का आंकलन करके हम अपना वक्तव्य दे सकते हैं, जो स्थितियां हैं उनको आंकलन करके दे सकते हैं। योगेंद्र जी, आप ये देखिए कि आलोक जी जो बता रहे हैं, आप आलोक जी की बात में दोनों आप देखेंगे तो कंट्राडिक्शन है आपस में। आलोक जी कह रहे हैं कि वहां पे सब नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में। नरेंद्र मोदी विधानसभा वाराणसी लोकसभा के अंदर 3 दिन से धरना देके बैठे हैं। बस तो आपको धरना, अरे सुनिए, मिल रहे तो हमने बोला था आलोक जी, आपके शब्द आपके पास नहीं बोल रहे थे। आप सुनिए, मैं बिल्कुल आपके पास। देखिए, आपके एक लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीट है और प्रधानमंत्री जी 3 दिन से उसके अंदर वहीं पे धरना दे रखा है। दिल्ली को छोड़ रखा है। देश की सरकार जो चलती है वो दिल्ली से चलती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहां पे वाराणसी के अंदर 3 दिन चुनाव मीटिंग कर रहे हैं। ये शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ जो आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानती गैर जमानती वारंट कैबिनेट मंत्री के खिलाफ निकाल रखा है। आलोक जी, आपको ध्यान नहीं हो तो कम से कम आप झूठे आरोप मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी जांच की जाए, ना कि गिरफ्तारी। जमानती वारंट है, आप छोड़िए इसको। समाचार पत्र तक दिखा रहे हैं कि गैर जमानती वारंट। छोड़िए आप समाचार पत्र को। समाचार पत्र को क्यों छोड़िए? क्या वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते? आप पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एफआईआर जब 376 में दर्ज हुई है, 376 में जब जांच हो रही है, जांच के तहत होता है ये। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आप अंतर समझ लीजिए दोनों। आप अंतर नहीं समझ पा रहे तो बात अलग है जी। मैं तो सब समझ रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे। आप मत समझाइए, आपकी बात नहीं है। मैं आपको आपकी बात नहीं लग रही है। चौथा कॉलम है जो दूसरा दिया, एक नहीं हर अखबारों में। सुनिए सुप्रीम कोर्ट आप गायत्री दे रहे हो। आप एक बार बोल लीजिए आलोक जी, आप बोल लीजिए 2 मिनट। विनोद जी, सर, मैं इनको विनोद जी गायत्री प्रजापति को क्लीन चिट दे रहे हैं। पूरी जनता देख रही है कि समाजवादी एक तरह से क्लीन चिट हो गई ना। वो कह रहे नहीं होना सर, एक तरह से भावार्थ तो इनका वही हो गया ना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये है, वो अपराधी नहीं है क्या? आप इनसे इतना पूछिए, मेरे को बताया कि वो अपराधी है या नहीं, इनका उस पर क्या मत है? एक चीज बताइए, क्या वो दोषी है या नहीं, इनका क्या मत है? बता दूं आपको, आप लोग ये देखिए, अच्छे से समझिए। लो ये कहता है किसी पे आरोप, आज अपराधी कहना